गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं 20th अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज गेट रेडी फॉर गाजा ग्राउंड असोल्ट इजराइल टू ट्रूप्स। इजराइल ने अपने सोल्जर्स को गाजा के अंदर पेनिट्रेट करा दिया है और पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा कि कैसे 7 अक्टूबर से युद्ध की शुरुआत हुई थी और 7 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक लगातार दोनों देश एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे थे। ऐसा ही एक भयानक मंजर के अंदर जब इजराइल से एक एयर स्ट्राइक होती है गाजा के हॉस्पिटल के ऊपर और वहां पे 500 लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसा देखने को मिला था 2-3 दिन पहले। लेकिन अब इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो गाजा के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं, घुस चुके हैं गाजा का जो नदन साइड है, और वहां के जो लोग थे वो हमें पहले ही पता है कि उन लोगों ने पलायन कर लिया था साउथ जो गाजा है उस तरफ। और लगभग आधी आबादी जो गाज़ा की है वो अब सदर्न गाज़ा के अंदर रहती है, जहाँ पे बहुत भीड़ है या कमी हो चुकी है खाने की। ऐसे हालातों में जो सोल्जर्स को इजराइल ने अपना बोल दिया है कि हमास के मिलिटेंट्स को ढूंढो और उनको एक एक को ढूंढ के ख़त्म करने के लिए सोल्जर्स जो है वो अब बाउंड्री के अंदर पहुँच चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमें एक अच्छी खबर देखने को मिलती है कि कैसे इजराइल ने यूएस के कहने पे या फिर यूएन के कहने पर एड जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो थी उसकी परमिशन दे दी है, और इजिप्ट का जो सिन्हाई पेनिनसुला है वहाँ से उस बॉर्डर में जो रफा ओपनिंग है उससे रिफ्यूजीज के पास जो है कुछ जो एड है वो पहुंचाई गई है। उसमें खाना भी आता है। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रक जो दिख रहे हैं आपको, ये ट्रक लोगों को बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं इतनी भयानक सर्दी के अंदर, या खाना फ्यूल। हालांकि अभी तक इजराइल ने कोई फ्यूल की परमिशन नहीं दी है, लेकिन इजिप्ट और यूएन कह रहे हैं बार बार कि वो नेगोशिएशन कर रहे हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में ईंधन की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है, तो उसकी परमिशन भी इजिप्ट को दे दी जाए। आगे बढ़ते हैं। अगर आज हम देखते हैं कि कितना डेथ और डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो इजराइल में लगभग 1400 प्लस इंसानों की डेथ हो चुकी है, और पैलेस्टाइन का ये आंकड़ा हमें बताता है कि 3785 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी है। अगर हम इंजरी की बात करते हैं तो इजराइल के अंदर 1000 से ज़्यादा लोगों की इंजरी हो चुकी है। इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि 309 जो लोग हैं वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर हैं और 80 लोगों की कंडीशन आज भी ख़राब है। लेकिन जब बात आती है पैलेस्टाइन की तो 12,493 लोग जो हैं उनको बहुत भयानक इंजरी देखने को मिल रही है। और अगर आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई इजिप्ट जॉर्डन आर अनविलिंग टू टेक इन रिफ्यूजीज फ्रॉम गाजा। तो ये एक सवाल उठता है कि इतनी ज़्यादा भयानक कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं एक जगह के ऊपर, लेकिन उस समय पे भी जो इजिप्ट और जो जॉर्डन है जो बिल्कुल इजराइल को बाउंड्रियों को टच करता है और वहाँ से रिफ्यूजीज जो है वो राफा क्रॉसिंग के अंदर वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वो दो देश ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं। पहली बात, हमने कल भी इस पर थोड़ा डिस्कशन किया था कि कैसे जब कोई भी देश होता है वो अब दूसरे जो कोई भी मिलिटेंट के या रिफ्यूजी हुए उन सबसे ज़्यादा वो अपने सिटीजन्स के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि कैसे रिसोर्सेज को हमें बांटना ना पड़े। लेकिन उससे भी यहाँ पे एक बड़ी बात है, एक छोटा आप बोल सकते हैं कि सवाल हो जाता है, एक छोटा एम है, लेकिन इससे बड़ी बात यहाँ में जॉर्डन और इजिप्ट के रिश्तों में देखने को मिल रही है कि वो लोग ऐसा क्यों नहीं चाहते। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं 1948 में, तो हमें देखने को मिला कि जब इजराइल और जो ब्रिटिश मैंडेट आया था उसके बाद इजराइल को और गाज़ा को और वेस्ट बैंक को अलग अलग कर दिया गया, और वेस्ट बैंक और गाज़ा को एज अ पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन का नाम दिया गया। और इजराइल की जनसंख्या में रहने वाले जो पैलेस्टाइनी लोकल जो लोग थे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और गाज़ा में या फिर वेस्ट बैंक में जाके रहने लगते हैं। ऐसा कुछ हमें भी देखने को मिला था। इंडिया और पाकिस्तान की आप पार्टीशन को याद कीजिए और फिर याद कीजिए कि कैसे कितने लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, रेले भर भर के लोग यहाँ पे आ रहे थे। तो वो सीधी सी बात है, कहीं पे भी अगर आप बंटवारा करेंगे तो कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और कुछ लोग दूसरी जगह से वहाँ पर आएंगे। ये हमेशा ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात आती है 1967 में एक मिडिल ईस्ट की जो मिड ईस्ट की वॉर होती है 1967 का, हमें पता है कि गाज़ा और जो इजराइल है उसके बीच में युद्ध होता है, और उसके बाद 1967 में इजराइल जो है जीत कर गाज़ा के ऊपर वेस्ट बैंक के ऊपर बिल्कुल कब्जा ही कर लेता है। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं आती है 2005 तक, और इजराइल जो है वो पूरा का पूरा अपना मतलब कि इन्फ्लुएंस जो है वो इन दोनों एरियाज़ के ऊपर रखता है। तो उसके बाद से लगभग 7,000 जो पैलेस्टाइनी लोग थे वो लोग वहाँ से निकल गए थे और निकल के पहुँच गए थे आसपास के जो और कंट्रीज थी, जैसे जॉर्डन में, इजिप्ट में, अरेबिया में, नकाबा में। तो
ऐसी जगहों पे जाने के बाद से, उसके बाद से 2005 तक उन लोगों को कभी वापस एंट्री नहीं मिली, उन लोगों को वापस नहीं आने दिया इजराइल ने, और आज भी इजराइल उन लोगों को वापस नहीं ले रहा है। तो इसी चीज़ का डर जो है वो इजिप्ट और जॉर्डन को आज भी सता रहा है। इजिप्ट का मानना है, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अब्दुल फताह अल सीसी, और जो जॉर्डन के जो किंग है उनका नाम है अब्दुल्ला सेकंड, उन दोनों ने ही कुछ एक जैसा मैसेज दिया। उन्होंने बोला कोई रिफ्यूजी जो है वो ना जॉर्डन के अंदर आएगा और ना वो इजिप्ट के अंदर आएगा। इवन इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, उनका ये भी मानना है कि शायद ये युद्ध कुछ दिनों का नहीं है। बहुत सारे जो गाजा के लोग जो अपने घरों को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं, वो सदन गाजा में गए हैं, जहाँ उनके पास शायद रहने को कोई घर नहीं है, शायद वो ऐसे ही सड़कों पे देखने को मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो उन लोगों को लगता है कि युद्ध जब ख़त्म हो जाएगा तो वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे, ऐसी लगता ही, ऐसी होप होनी भी चाहिए, उम्मीद होनी भी चाहिए। लेकिन इजिप्ट के प्रेसिडेंट का मानना कुछ और है। उनका मानना है कि शायद ये युद्ध लंबा चल सकता है या सालों सालों तक भी चल सकता है, और पहले जो गलती हुई है, यानी कि पहले जो आज तक रिफ्यूजीज़ को इजराइल एंट्री नहीं देता है बाद में, वो दोबारा वो लोग दोहराना नहीं चाहते। इसीलिए उन लोगों ने अपने बॉर्डर को बिल्कुल बंद कर रखा है कि वहाँ से कोई भी रिफ्यूजी अंदर नहीं आना चाहिए। अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेंटर रोल्स बैक इट्स प्लान टू लाइसेंस लैपटॉप पीसी इंपोर्ट। तो हमें 3-4 दिन पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ मिलते हैं, और वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर जो लैपटॉप हब है, यानी कि जो पीसी लैपटॉप है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स की, फ़ोन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ इट्स जो लैपटॉप पीसी जो हमारा इम्पोर्ट होता है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। चाइना जैसा एक मैन्युफैक्चरिंग बड़ा हब है जो हमारे देश के अंदर इसको भेजता है, या साउथ कोरिया ऐसा है। लेकिन अब मोदी जी का मानना था कि हम जो भारत के लोग हैं वो इसको खुद भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, ताकि जो लोग हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको एक तो ये सस्ता भी मिल सके और अच्छी क्वालिटी का भी मिल सके। और दोनों ने, जो गूगल के सुंदर पिचाई जी हैं सीईओ, और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने मिलकर डील की थी कि गूगल जो है वो अपने लैपटॉप्स को और फोन्स को इंडिया के अंदर बनाना शुरू करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा कुछ जो कमिटमेंट है, ऐसा आने के बाद ही एग्जैक्टली इसके बाद यूएस जो है, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सभी के सभी कंट्रीज मिलकर डब्ल्यूटीओ में क्वेश्चन उठाते हैं। हमें पता है कि डब्ल्यूटीओ जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के ऊपर पूरे विश्व में अपना संतुलन बनाने रखने के लिए बनाई गई है, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, कोई भी कंट्री का फ़ायदा ज़्यादा ना हो। तो ये सब कुछ देखने के बाद जब डब्ल्यूटीओ में ये सवाल उठता है तो इंडिया थोड़ी पोजीशन अपनी चेंज करता है, और न्यू दिल्ली बोलती है कि नहीं नहीं, हम ट्रेड के हिसाब से इसको बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। और उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट करने के बाद जो पहले का लाइसेंसिंग सिस्टम था, जिसमें जो भी कंपनीज यहाँ पे मतलब कि भेजना चाहती थी उनको रजिस्टर करना पड़ता होता इंडिया के अंदर, लेकिन अब इंडिया ने थोड़ा सा पॉलिसी को चेंज कर दिया और एक नई लाइसेंस प्लान जो वो लेके आया, और अब इंडिया बोल रहा है कि अगर आप कोई भी इंपोर्ट करेंगे, कोई भी कंपनी, तो आपको अब रजिस्टर करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप ये इंपोर्ट कहाँ से करके लाए हैं। इसके बाद ये कंपनीज के लिए बिल्कुल एक रिलैक्सेशन है कहीं ना कहीं, और आगे देखने को मिलता है कि इसका रिजल्ट इंडिया की इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा। क्या इससे इंडिया सही में आत्मनिर्भर बन पाएगा, मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट जो है वो बन पाएंगे, और आगे होप यही रखनी चाहिए पॉजिटिव कि बिल्कुल ऐसा होते हुए दिखाई देगा। Next, in call with Abbas, PM condoles Gaza hospital deaths, reiterates India's stand। तो यहाँ पे एक जो पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले पीएम मोदी ने जब 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजे ये हमला हमास की तरफ से, गाजा की तरफ से देखने को मिला था इसराइल के ऊपर, तो हमारे प्रधानमंत्री ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातें की थी। बेंजामिन नेतन्याहू उनका नाम है, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री ने उनके साथ बात की थी और उनको बताया था कि इसराइल और इंडिया के लोग जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्योंकि अब ये जो हॉस्पिटल वाला दुर्घटना हुई है, उसके बाद इंडिया ने थोड़ा सा स्टैंड अपना बदला है, और इंडिया ने कल पहली बार इस पूरे युद्ध के अंदर पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से बात की और उनको कंडोल्स किया, अपना दुख जताया कि ये बहुत गलत हुआ है उन लोगों के साथ जो हॉस्पिटल में थे। इतने सारे लोग, 500 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हुई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं और उस नियमों की सभी को, जो इंटरनेशनल लॉ है वॉर का, इसी
इसी तरीके से बनाया गया ताकि जो सिविलियंस की जिनकी गलती नहीं है उनकी ज़िंदगी के ऊपर कोई सवाल ना उठे, तो उनका पालन सबको करना चाहिए। तो ऐसी बात हुई है और आगे इन रिश्तों को हम देखेंगे कि कैसे जो इंडिया जो है वो अपना स्टैंड किस तरफ रखता है और कहाँ पे वो फर्म रहता है, कहाँ पे वो अपना स्टैंड लेता है। नेक्स्ट आर्टिकल, कास्ट सेंसस प्लस काउंटिंग कास्ट विल बी ए सूडो रेडिकल जेस्चर अनलेस coupled with fundamental shift in social justice policy। तो यहाँ पे ऑथर का नाम है सुहास पालसिकर और वो लिखते हैं कि कैसे जब कास्ट सेंसस हुआ है बिहार के अंदर, उसके बाद 3 तरीके के जो हम लोग देख सकते हैं रिस्पॉन्स देखने को मिले। एक सिनिकसिज्म हमें देखने को मिला, एक एंग्जाइटी एंड एक्साइटमेंट। तो सिनिकल जो रिस्पॉन्स था वो देखने को मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट कैसे जो प्रेजेंट बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो बिल्कुल खिलाफ थी इस चीज़ के कि हमें ऐसी कोई कास्ट सेंसस नहीं चाहिए है। ऑथर का कहना है कि ये मुद्दा जो है गवर्नमेंट नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक चीज़ के ऊपर काम कर रही है, हिंदुत्व के ऊपर। लेकिन जो इसका अपोजिशन है वो उसने इस टॉपिक को उठा लिया और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को तोड़ने का काम करेगा कि आप हिंदू हिंदू बात कर रहे हैं लेकिन हिंदुओं के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो चीज़ देखिए, कास्टिज़ है, इतनी बैकवर्डनेस है, तो वो इस चीज़ को तोड़ने के लिए उसको काउंटर कर रही है। सेकेंड चीज़ देखने को मिलती है इस रिस्पॉन्स में एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी देखने को मिली है कुछ ऐसे ग्रुप से समाज के जो लोग सोशल जस्टिस के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि जितना आप इन मुद्दों को उठाएंगे उतना ही आप इसको बढ़ावा देंगे। तो जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के कि बढ़ावा कैसे होगा, तो इन लोगों का मानना है, इस ग्रुप का मानना है सोसाइटी के अंदर कि आप जितनी इसमें आग लगाते जाएंगे, बोलते जाएंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि क्या इससे इग्नोर होने से कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि बिहार के अंदर जब कास्ट होती है तो ये पता चलता है कि वहाँ की 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी के अंदर आती है। तो क्या इग्नोर करने से, सिर्फ अगर आप लोग आंखें बंद कर लेंगे और आप कहेंगे कि सामने कुछ है ही नहीं गलत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑथर के जो आर्ग्यूमेंट है, जो ओपिनियन है, वो थोड़े से काउंटर है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि जो इससे भी खतरनाक जो रिस्पॉन्स है ना वो देखने को मिलता है एंग्जाइटी का, वो देखने को मिलता है एक्साइटमेंट का। और जब बात होती है एक्साइटमेंट की तो वहाँ पे ऑथर बताते हैं कि कैसे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस चीज़ से लेके बहुत एक्साइटेड है और एक्साइटेड होने के साथ साथ वो इस चीज़ को एज अ मुद्दा बना रही है, पोलिटिसाइज कर रही है कास्ट चीज़ को। ये चीज़ें गलत है। ऑथर ऑल्सो कहते हैं कि कैसे मंडल जो कमीशन आया था और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी कि आप सब कैटेगराइज कर दीजिए ओबीसी कास्ट को और उन लोगों को जो सबसे बैकग्राउंड लोग रह गए हैं उन लोगों को जितना ज़्यादा हो सके बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था वो मंडल कमीशन के बाद ही दिया गया था, रिकमेंडेशंस को लागू किया गया था। और ऑथर का बोलना है कि अभी ये जो भी सेंसस हो रहा है ना, इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए और इसके अलावा इस चीज़ को सोशल जस्टिस के अंदर इस्तेमाल किया जाए कि कैसे आप जो सामाजिक न्याय कर सकते हैं, पॉलिसी उसको ध्यान रखते हुए बनाया जाना चाहिए। बल्कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा राजनीतिक बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। आगे बढ़ते हैं। एजेंट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम इंजन्स ऑफ एग्री इनोवेशन इन यूपी। तो ये दिवेश चतुर्वेदी जी लिखते हैं। और जो ये एफपीओ है, ये आर्टिकल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफपीओ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज एफपीओ? एफपीओ एक काइंड ऑफ, देखिए अभी अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो एग्रीकल्चर के अंदर ऑथर के अंदर बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स की, यानी छोटे छोटे जो होल्डिंग्स है वो अलग अलग किसानों के पास हैं और इस वजह से वहाँ पे ना बड़ी मशीनें काम कर पाती है, ना अच्छे से उसका मतलब जितना प्रोड्यूस निकाला जा सकता है उतना नहीं निकल पा रहा है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मॉडल मुझे जो है वो डेनमार्क से प्रभावित लगता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैसे जो डेनमार्क है वो वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा देश है जहाँ पे इनकम्स जो है फार्मर्स की वो बहुत हाई है। और कारण वहाँ पे क्या है? कारण वहाँ पे यही है कि फार्मर्स जो हैं वो मिल के एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, कोऑपरेशन बनाते हैं और उन चीज़ों के साथ ही वो आगे बढ़ के काम करते हैं और इसी वजह से उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा निकल के आती है।
ऑथर जो है वो यूपी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव दे रही है फार्मर्स को कि वो अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाए, पैसे को बढ़ाए, और जो भी उनको मशीन वगैरह है, मशीनरी है, वो उनको सस्ते दरों पर रेंट पे, किराए पे दी जानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से देखे जा रहे हैं। और जब वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की बात बनी थी तो उसी टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, इवन एग्रीकल्चर को भी दिया गया था। जैसे यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट में काला नमक जो राइस है उसको इनिशिएटिव दिया गया था कि आप इसको बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को इनिशिएटिव दिए गए थे। और उसी के बाद से अब गवर्नमेंट, सेंटर एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों एक साथ मिलकर सभी कंट्रीज़ में एफपीओ बनाने पे बात कर रही हैं। इसका पोर्टल भी बना हुआ है एफपीओ का, जिसका नाम है एफपीओ शक्ति पोर्टल। और ये जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे और एक साथ मिल के अपनी होल्डिंग्स जो, अपने खेत जो हैं उन पे एज अ जियोग्राफिकल क्लस्टर की तरह काम करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहें, अगर फार्मर्स चाहें तो वो इसको एक कंपनी की तरह, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर भी करवा सकते हैं। उसके अंदर जो एक्ट है कोऑपरेटिव अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो उसके अंदर वो एज ए कोऑपरेटिव उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन उनको रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसके बाद जो जो बेनिफिट उनको मिलने चाहिए वो सब बेनिफिट उनको मिलेंगे। ये एक आर्टिकल था, इसमें यही समझना जरूरी था कि व्हाट इज एफपीओ। नेक्स्ट आर्टिकल, इन चाइना पुतिन स्टाफ सीन कैरिंग न्यूक्लियर ब्रीफ केस, व्हाट इज द बैग। टू रशियन नेवल ऑफिसर कैरी व्हाट इज बिलीव्ड टू बी रशियाज न्यूक्लियर ब्रीफ केस वाइल अकम्पनाइंग प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एट द बेल्ट एंड रोड फोरम इन बीजिंग, चाइना ऑन वेडनेसडे। तो आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि कैसे जो दो नेवी के ये जो ऑफिसर्स हैं इन यूनिफॉर्म के अंदर है, ये एक ब्रीफ केस को पकड़े हुए हैं। दो, इन्होंने भी पकड़ा हुआ है, इन्होंने भी पकड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ब्रीफ केस है ये न्यूक्लियर ब्रीफ केस होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर जो है वो भरा होता है। और अगर आपको पता ही है कि न्यूक्लियर के कितने ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस आर्टिकल का कोई ऐसा लेना देना सिर्फ चाइना के साथ नहीं है कि कोई डील हो रही है चाइना के साथ इसलिए वो न्यूक्लियर ब्रीफ केस जो है उनको लेके चल रहे हैं। नहीं, ये आर्टिकल हमें बताता है कि ये न्यूक्लियर ब्रीफ केस जो है उसमें रशिया के अंदर उसको चगेट के नाम से जाना जाता है। और ये नाम उसका पड़ा है क्योंकि रशिया के अंदर एक माउंटेन है चगेट नाम की, वहाँ से। और इसका जो स्टार्टिंग हुई थी न्यूक्लियर ब्रीफ केस की, वो शुरुआत हुई थी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो रहा था, कोल्ड वॉर 2 शुरू हो रही थी। उस टाइम पर रशिया के प्रेसिडेंट्स को हमेशा ये खतरा रहता था कि कहीं ना कहीं कोई अमेरिका से या कोई यूरोपियन देश आके रशिया के प्रेसिडेंट्स का असैसिनेशन कर देंगे, उनको मार देंगे। उसके बाद जब एक बार ऐसा मौका आता है कि नॉर्वे जो है वो एक नॉर्दर्न जो लाइट्स को देखने के लिए एक रॉकेट को छोड़ता है, तो उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा डर हो गया रशिया के अंदर कि शायद वो लोग एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने रशिया के जो लोग, रशिया की जो गवर्नमेंट थे उस टाइम पे, उन लोगों ने मिल के सभी को न्यूक्लियर जो अपने हैं उनको रेडी करने के लिए कहा कि आप इनको रेडी कर लीजिए। लेकिन जब उनको बाद में पता चला कि अमेरिका और नॉर्वे सिर्फ नॉर्दर्न जो लाइट्स होते हैं उसको फिनोमिना को समझने के लिए उन्होंने एक रॉकेट को ऊपर छोड़ा है, बल्कि वो रशिया के ऊपर हमला नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने अपने हमले को भी रोक दिया। लेकिन उसके बाद से जो प्रेसिडेंट है वो आज भी अपने साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेके चलता है। और जो आर्मी के 3 हेड है उनके पास भी एक एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता ही होता है। अच्छा, ये सिस्टम काम कैसे करता है? अगर हम ये देखें कि ये सिस्टम जो है ये पहली बार जो रडार के ऊपर लगा दिया जाता है कि अगर कोई भी अलर्ट आता है कि रशिया की एनिमी की तरफ से कुछ भी अलर्ट आ रहा है, तो वो रडार पे ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद उनकी ड्यूटी होती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को रडार ऑपरेटर से दे के और आगे तक पहुंचाए, यानी कि प्रेसिडेंट तक भी पहुंचाए, या रेडियो सिग्नल नेटवर्क्स के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, जो कावकाज है सब लोगों तक पहुंचाए, कमांड्स में, कंट्रोल में ले सभी के सभी जो उनके आर्मी कमांडर्स है अपने, और जिन जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजनी है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और उसके बाद वो लोग अपना जो टेलीफोन वगैरह है और जो ब्लैक सूटकेस वगैरह है उनसे मॉनिटर करें कि कहाँ पे जो फ्लाइट्स वगैरह टर्मिनल्स पे वो कहाँ पे जा रही हैं, और अगर इस्तेमाल करने का मौका आएगा तो शायद इस्तेमाल करें इन चीज़ों को, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ थिंग है, राइट। तो इसीलिए अब क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई ऐसा देश है जो किसी और देश के पास भी ये ब्रीफकेस होता है? तो हमें देखने को मिला है कि ये सिर्फ रशिया इकलौता नहीं है जहाँ के प्रेसिडेंट अपनी सेफ्टी के लिए इस ब्रीफकेस को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी एक ऐसा ही सिमिलर ब्रीफकेस देखने को मिलता है जिसका नाम होता है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी सेटशेल।
और ये कब से शुरू हुआ था अमेरिका में? जब जॉन के कैनेडी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस समय से ये अमेरिका के अंदर शुरू हुआ था। और वहाँ पे भी प्रॉब्लम बस यही थी कि न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो ना हो जाए वर्ल्ड वार टू के बाद से, कि कोई ना कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक ना कर दे। और इसी डर में, इसी असैसिनेशन के डर में या भय में दोनों देशों ने अपने पास, एक दूसरे के पास इस चीज़ को रखना शुरू कर दिया ताकि वो अपने प्रेसिडेंट्स जो है उनकी रक्षा कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल, सेफ्टी टेस्ट फॉर गगनयान। कल ही हम लोगों ने बात की थी कैसे जो प्राइम मिनिस्टर है और कैसे जो इसरो के चीफ है सोमनाथ जी, उन लोगों ने बताया था कि वो फ्राइडे के अंदर, सैटरडे के अंदर जो सेफ्टी टेस्ट है, क्रू एस्केप सिस्टम जो होगा उसका टेस्ट करने वाले हैं। तो ये जो फ्लाइट होगी, जो व्हीकल होगा, इसका ये एक लो चिप बनाया गया, यानी कि पहले अगर कभी भी आपको टेस्ट करना पड़ता था तो आपको उतना ही खर्च करना पड़ता था, 300 से 600 करोड़ रुपए का खर्च आता था सिर्फ टेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी इसरो ने डेवलप किया है फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबोट मिशन जो है TVDI। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के जैसा ही एक व्हीकल उन्होंने बनाया है जो कि टेस्टिंग के लिए थोड़ा चीप क्वालिटी का, मतलब चीप क्वालिटी नहीं, थोड़ा सस्ते तौरों पे बनाया गया है, ये सेम असली नहीं है। और इससे टेस्ट होने वाला है कि कैसे जो क्रू का जो मॉड्यूल होगा, यानी अगर गगनयान के अंदर हमें पता है कि पहली बार इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है अपने खुद के व्हीकल से, अपने खुद के मिशन के अंदर, गगनयान के अंदर। और जब वो एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है तो इंडिया का ये भी मानना है कि वो सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखे। ऐसा ना हो कि जैसे रशिया का एक बार एक मिशन जो है वो बिल्कुल फेल हो गया था, और बहुत सारे ऐसे मिशन हमें फेल होते हुए दिखे हैं, US के भी बहुत सारे। इवन जो कल्पना चावला जी की डेथ थी, वो भी जब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए थे तो आते हुए जो रॉकेट था वो धरती से जस्ट कुछ मिनट पहले ही ऊपर फट गया था बिकॉज ऑफ वेरी हीट एंड प्रेशर। तो बहुत सारे ऐसे मिशंस फेल होते हैं, लेकिन इंडिया का ये मानना है कि इंडिया के लिए उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस मिशन के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो जाने वाले हैं, और उन एस्ट्रोनॉट्स की फ़िलहाल रशिया के अंदर ट्रेनिंग चल रही है। और इसीलिए जो मिशन है ये होगा बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये जो अभी टेस्टिंग होगी ये बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। और जस्ट 350 से 400 मीटर ऊपर जाने के बाद ये टेस्ट किया जाएगा। और इसमें से आप देखिए फोटो की कैसे जो ये कास्टिंग हो रही है, ये रॉकेट, यहाँ तक ये रॉकेट जा रहा है टेस्ट व्हीकल, और इसके अंदर से जहाँ पे बैठे हुए हैं क्रू, 4 मेंबर्स जो बैठे होंगे, उन लोगों को एक जगह पे पहुंचने के बाद अलग कर दिया जाएगा, इंजेक्ट करके बिल्कुल रॉकेट के अंदर से। और उसके बाद वो पैरासूट के थ्रू, पहले 1-2 पैरासूट्स खुलेंगे, उसके बाद जो लास्ट में वो ज़मीन को यानी कि पानी को टच करने वाले होंगे तो वहाँ पे 3 पैरासूट, जो मेन पैरासूट्स है वो भी खुल जाएंगे, और उसके बाद वो पानी के अंदर चले जाएंगे। तो स्प्लैश मतलब कि होता रहेगा। यहाँ पे इंडिया की जो नेवी है वो कोस्ट यहाँ पे होंगी, और वो लोग इनको एवैक्यूएट करके बाहर लेके आ जाएंगे। तो ऐसा ये मॉड्यूल देखने को मिलेगा, ऐसा ये टेस्ट देखने को मिलेगा जो कि सैटरडे को होने वाला है। और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, PM to flag of RRTS, how this latest mass transport system can benefit NCR। तो RRTS क्या है? तो RRTS की जो फुल फॉर्म है वो है रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, और इंडिया का ये पहला ऐसा मास रैपिड सिस्टम जो इंडिया जो है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बनाने वाला है। इसके अंदर 8 जो जगह है उसको NCR दिल्ली के साथ जोड़ा जाएगा। पहली जगह आप देख सकते हैं कि पहला जो कॉरिडोर होगा वो दिल्ली से मेरठ का कॉरिडोर होने वाला है। दूसरा जो कॉरिडोर होगा वो दिल्ली से राजस्थान और सब रीजन जो है वहाँ पे कॉरिडोर जाएगा। तीसरा ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा पानीपत को और दिल्ली को। एंड फोर्थ कॉरिडोर होगा दिल्ली फरीदाबाद बालगढ़ पलवल। ये जो फोर्थ कॉरिडोर है आप देखिए यहाँ से कैसे फोर्थ जो है यहाँ पे आ रहा है। एंड फिफ्थ कॉरिडोर जो होगा वो होगा दिल्ली से गाजियाबाद और खुर्जा। सिक्स्थ कॉरिडोर होगा दिल्ली से बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से रोहतक तक। तो ये रोहतक तक का एक कॉरिडोर बनेगा यहाँ से। और गाजियाबाद से हरपुर जो है वो सेवन्थ कॉरिडोर जो होगा वो देखने को मिलेगा। एंड जो 8th कॉरिडोर होगा वो होगा दिल्ली शाहदरा भारूट तक। तो मेरठ तक की जो दूरी है ये कॉरिडोर, ये रैपिड जो रेलवे सिस्टम होगा ये मेरठ तक की दूरी को जस्ट 65 मिनट्स का बना देंगे कम करके। और अब सवाल उठता है कि ये जो RRTS है ये मेट्रो से या अलग जो रेलवे है उनसे कैसे अलग है। तो ये इसीलिए अलग है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अच्छे से लिखा हुआ है कि ये जो होगा ये फास्टर देन मेट्रोज है, यानी मेट्रो जो दिल्ली के अंदर चलती है उनसे ज़्यादा गति के साथ ये चलेगी। इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर डिज़ाइन स्पीड है, लेकिन जब इसको चलाया जाएगा तो चलाया जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेट्रो की स्पीड कितनी होती है, तो मेट्रो
मेट्रो की स्पीड होती है 120 पर आवर किलोमीटर, जो कि डिज़ाइंड होती है कि अगर आप उसको उतना चलाना चाहें तो वो चल सकती है, लेकिन मेट्रो चलती है तो सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। और एवरेज स्पीड इसकी भी इतनी देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत कहीं ना कहीं एनसीआर को डेवलप करने के लिए ये जो ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है, और दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं। 2025 तक जो एंटायर कॉरिडोर है पूरे का पूरा, वो शायद हमें देखने को मिल सकता है कि वो पूरा का पूरा ऑपरेशनल हो जाए, चालू हो जाएगा। और 60 मिनट का जो ट्रैवल है वो 100 किलोमीटर के अंदर ये कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, गूगल टू मेक पिक्सल फोन्स इन इंडिया। तो गूगल के हमने बताया कि कैसे जो सुंदर पिचाई के साथ जब प्रेसिडेंट की, हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनकी मीटिंग होती है तो वो लैपटॉप और फोन्स के लिए उनको मना लेते हैं, और इसी के चलते अब देखने को मिलेगा कि जो गूगल है वो पिक्सल फ़ोन जो है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने वाला है। क्या आपको कुछ और याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ पहले भी देखने को मिला था? हाँ, अगर आप लोगों को याद आ गया तो वेरी गुड। ऐसा ही जो कॉम्पिटिटर है वो हमें देखने को मिला था 2017 के अंदर, जब एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर शुरू की थी, और अब एप्पल भी यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, और गूगल का जो पिक्सल फोन्स हैं वो भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने शुरू हो जाएंगे। यूनियन जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, आप उनको देख सकते हैं यहाँ पे, और संजय गुप्ता जो कि गूगल के इंडिया के चेयरमैन है और साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी है, कंट्री का जो हेड है गूगल का इंडिया के अंदर उसके, वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन है, यहाँ पे फ़ोन को दिखाया जा रहा है, गूगल के पिक्सल का फ़ोन है, और इसको दिखा रहे हैं कि कैसे ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगा, और ये जो डोमेस्टिक कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग डाइक्सन टेक्नोलॉजी है वो शायद इसके फोर्थ रनर होंगे, यानी कि वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और फॉक्सकॉन नाम की जो प्रोडक्शन हाउस होगा जो वो भी इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करेगा। इंडिया इन सब के लिए गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी PIL स्कीम भी एप्पल को भी दिया गया था, तो शायद गूगल को भी वो दे इंडिया। और उसके बाद अभी ये भी बात हो रही है कि गूगल से अश्वनी जी जो है हमारे IT मिनिस्टर, उन्होंने ये भी बोला है कि गूगल जो है वो अपनी चिप्स को भी इंडिया के अंदर, जो टेंसर चिप्स है पिक्सल फ़ोन में यूज़ होने वाले, उसको भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करे। और इंडिया वैसे भी एक सेमीकंडक्टर हब बनने का जो सपना है उसको आगे लेके बढ़ रहा है, तो उसके साथ ही इंडिया इस चीज़ को और इनिशिएटिव करे और अपनी ग्रोथ को बढ़ाए। तो थैंक यू सो मच। आज का न्यूज़पेपर हुआ ख़त्म, एंड हैव ए वेरी नाइस डे।